हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका नाम है, हम लोग आज एनसीईआरटी 6th क्लास के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, राइट। जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 किसी कारण से मिस हो गया था आपका, तो मैं पार्ट 2 के तौर पे, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से 6th क्लास की लेक्चर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट। बिल्कुल आप अब जो है आपको ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, सुबह की तुलना में बिल्कुल क्लियर आ रहा है, यस और नो कंफर्म कीजिए, है ना। तो सुबह एक लेक्चर था 8 AM पर जिसका नाम है, राइट, हमारा जो एशिया में भारत का रैंक, जो टोटल 17 देशों पर ये रिसर्च निकला था उसमें भारत का रैंक सबसे नीचे आया, राइट। करप्शन जो बैरोमीटर है, तो यह टॉपिक मैं आज ही आपका 2:30 PM पर कवर करवा दूंगा। वॉइस की कुछ प्रॉब्लम थी, नाउ इट इज रिजॉल्व, राइट। तो चलें शुरुआत करें। महेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जो भी सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है। यस, ओके, चलते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। उड़ान की टीम आपको सुबह से शाम तक बहुत अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा रही है। यहां पर मैं आपको मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप की प्रोफाइल पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 8 PM पर रेगुलरली करवा रहा हूं। और अब साथ ही साथ मैं एक फिक्स टाइम बताने वाला हूं आपको, शायद मैं कल अनाउंस कर दूं कि डेडिकेटेड स्पेशल वीडियोस भी मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लेकर आने वाला हूं। सो यू मस्ट फॉलो माय प्रोफाइल, आपको मेरी आईडी को फॉलो कर लेना है ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और यहां पर इस रेफरल कोड की मदद से, आरपी सर 10 की मदद से, यू कैन गेट सब्सक्रिप्शन फॉर आइकॉनिक, जीएस एंड ऑप्शनल। और ये कोर्सेज बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ बनाए गए हैं और आप वाकई में एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, एक फुल फ्लैज अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको ये कोर्सेज बहुत ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल के आपको प्रिपरेशन लेवल पर ले जाते हैं। चलिए, और यहां पर आरपी सर 10 की मदद से दोस्तों आप भारत के किसी भी कोर्सेज, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है एटसेट्रा, सभी पर मेरा ये कोड अप्लाई होता है, तो आप वहां इन्हें कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था कि जो हमारी क्लास 6 है उसमें जो चैप्टर्स हैं, क्लास 6 के जो चैप्टर्स हैं उसमें भोजन कहां से आता है, भोजन के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, तो ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। भोजन के अलग अलग घटकों को, इन सभी के ऊपर मेरे इन्हीं प्लेलिस्ट में लगभग 6 से 8 लेक्चर हैं, जिसमें मैंने विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा दिया है। तो आज जो हम लोग सेक्शन देखेंगे दोस्तों, वो देखेंगे तंतु से वस्त्र तक, मतलब जो फाइबर है तंतु से वस्त्र तक, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पदार्थों का पृथक्करण। इन दोनों के ऊपर एग्जाम में प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए पहले हम लोग आज देखने वाले हैं चैप्टर 3rd ऑफ द एनसीईआरटी। चैप्टर 3rd देखेंगे हम एनसीईआरटी का, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर चैप्टर 3rd को ले लेते हैं पहले, जो एनसीईआरटी का है। तो तंतु आपको पता होगा जो फाइबर होते हैं, फाइबर 2 प्रकार के हैं। यदि हम लोग ऐसे बांटें कि संश्लेषित फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जिसमें हमने कुछ केमिकल कंपोजिशन मिलाया है, राइट। और यदि प्राकृतिक रेशा, मतलब या तो वो जंतुओं से या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, तो जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वो तो कहलाता है जैसे जूट, जैसे आपने सुना होगा कॉटन, रुई, राइट। तो ये सभी रेशे हैं पादप रेशे। जंतु फाइबर जो हैं उनमें आती है ऊन, वूल। दूसरा पॉइंट आता है रेशम, सेरिकल्चर की मदद से, सेरिकल्चर के पालन से, राइट। तो हम लोग कपड़ों को बनाने के लिए, वस्त्र को बनाने के लिए कुछ संश्लेषित, कृत्रिम और साथ ही साथ कुछ प्राकृतिक रेशों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी वो रुई, ऊन से, है ना, रुई से किया था। और रुई किससे प्राप्त होता है, कॉटन से मिलता है, ठीक है। तो आपने ऊन के मफलर, सूती साड़ी एटसेट्रा, अलग अलग प्रकार की चीजों में अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, है ना।
सो गुड मॉर्निंग अदिति, आकाश रावत, अनूप पांडे, सोहेल सिद्दीकी, प्रियंका, सभी का स्वागत है। महेश, अरुण, बहुत बढ़िया। रवि भूषण कुमार जी गुड मॉर्निंग, और अदिति मेहता गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कपड़ों की दुकान पर आपने इस तरह के तो अलग अलग प्रकार के थ्रेड हैं, और उनके थ्रेड के मिलने से, उनके कतरन से, उनके पूरे जो प्रोसेस है उसके मदद से हम लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े प्राप्त करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, पहले तो हम लोग चरखे से ये सब किया करते थे, लेकिन आज की तारीख में लूमिंग मशीन आ चुकी है। लूमिंग मशीन क्या है? जो 1950 के बाद जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी, वहां से लूमिंग स्टार्ट हो गई थी। परी सिंह जी हेलो बेटा, कैसे हैं आप? तो यहां पर सूती, ऊनी, रेशमी, तो अलग अलग प्रकार के, देखिए सूती है जो प्राकृतिक है, ऊनी जो जंतु से, रेशम जंतु से प्राप्त है, संश्लेषित उसमें कुछ कृत्रिम, तो ये सभी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग जो कंबल, पर्दे, मेज पोस्ट, तौलिया, सभी के डस्टर, झाड़ने वाले, सभी के अलग अलग प्रकार के कपड़े होते हैं, और उनको अलग अलग प्रकार के रेशों से भी बनाया जाता है, राइट। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि आप जब भी कभी किसी कपड़े में इस प्रकार से तंतु को खींचते हैं तो क्या होता है, धागा बाहर आ जाता है और वहां पर व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। तो इन्हें एक व्यवस्थित ढंग से, है ना, जो हमारे कपड़ा बनाने वाले हैं उन्हें बहुत व्यवस्थित ढंग से इन्हें बनाते हैं, निर्माण करते हैं। अब बात आ रही है सबसे पहले कि इन सबको बनाने के लिए सबसे जो बेसिक चीज है वो क्या है? तंतु, फाइबर। और ये पतली पतली लड़ियों से मिलकर बनी होते हैं। तंतु, फाइबर, इन पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है। तो वस्त्र तागों से मिलकर बने होते हैं, ये सब आपको पता है। बहुत अलग अलग प्रकार के धागों से मिलकर वस्त्रों का निर्माण होता है, और ये धागे, जैसे कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? जो नेचर में पाया जाए, तो जैसे सूती वस्त्र, राइट, जूट, रेशम, सेरिकल्चर, ऊन, ये सभी तंतु पादप और जंतु तंतु हैं जो प्रकृति में मिलते हैं हमको, है ना। एकदम क्लियर है ना। बिल्कुल यूपीएससी निकालना है, पूरे जोश में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, यूपीएससी आपका जरूर निकलेगा, है ना। आप बस अपने आप पे विश्वास रखिए पूरी तरह से। रुई और जूट ये पादपों से प्राप्त होता है। कॉटन की बात करें तो हमारे गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर कॉटन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, और जो जूट है वो हमें मिलता है सबसे ज्यादा कहां पर? वेस्ट बंगाल या फिर हमारे बांग्लादेश नाम के देश में। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर उसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है और जब उसे अलग किया जाता है, उस समय पर उन्हें पानी में बहुत देर तक रखा जाता है, ठीक है। तो ऊन हमें भेड़ से भी प्राप्त होती है, बकरी से भी प्राप्त होती है। एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना, पश्मीना, पश्मीना एक प्रकार की भेड़ नहीं है, एक प्रकार की बकरी है। जम्मू कश्मीर में कुछ डेडिकेटेड प्रजातियां हैं, वो उसको पालती हैं, और पश्मीना शॉल वर्ल्ड फेमस है, जीआई टैग भी उन्हें दिया गया है। एकदम क्लियर। तो वहीं पर बात करें, ऐसा नहीं है कि ऊन केवल जो है ना भेड़ और बकरियों से, जबकि ऊन को हम लोग खरगोश, याक और ऊंटों के बाल से भी प्राप्त करते हैं, है ना। आप लोगों ने यह भी देखा होगा, हम लोग गिलहरी की जो पूंछ होती है उसके बालों का प्रयोग करके पेंट ब्रश, तो पेंट ब्रश हम लोग वहां से, है ना, पेंट ब्रश, ठीक है। तो हजारों वर्षों से हम लोग ज्यादातर समय जो हमने बिताया वो प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते हुए बिताया, लेकिन रेशमी तंतु जैसे रेशम के कीट कोकून से खींचा जाता है। और एक कोकून होता क्या है, जब हम लोग रेशम बना रहे होते हैं तो ये जो कीट है जो शहतूत के पेड़ पर रहता है, उससे के जो लार होती है उसमें ये धागे नुमा संरचना होती है, और हमें इसको प्राप्त करने के लिए इन कीटों को मारना पड़ता है, और तभी उनसे हम लोग रेशम प्राप्त कर पाते हैं। तो आपने ईरी, मूगा, मलबरी, ये अलग अलग प्रकार के रेशम के बारे में जरूर सुना होगा। एक बार फिर बता देता हूं, ईरी, मूगा और मलबरी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। भारत दुनिया का, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, भारत दुनिया का रेशम के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन
कर्नाटका राज्य करता है, राइट। और साथ ही साथ ये भी पता होगा कर्नाटका कॉफी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना है, और इन सभी को शहतूत के पेड़ पर इनका पालन होता है। तो संश्लेषित रेशे आपको क्लियर हो गए होंगे कि, है ना, हमको प्राकृतिक रेशे तो क्लियर हो गए, लेकिन संश्लेषित कौन से हैं? जो सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। रासायनिक पदार्थों और स्त्रोतपादप अथवा इसमें जंतु नहीं होते, तंतुओं का निर्माण केमिकल से किया जाता है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण है, पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। और नायलॉन कैसे बना है? नायलॉन, नाय का मतलब NY, न्यूयॉर्क, लंदन। तो ये दुनिया का पहला संश्लेषित रेशा था, है ना। कहवा, कहवा अलग चीज होती है ना। कहवा से, है ना, कॉफी के बीज से, कॉफी बीन्स। चलिए, तो आपने देखा होगा इस प्रकार के फाइबर से, इस प्रकार के फाइबर वाले ये जो हम लोग संग्रहालयों में देखते हैं, वो क्या देखते हैं? संग्रहालयों में हम लोग जो ये ताकतवर जैकेट देखते हैं, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बाबर, अकबर, ये लोग जो बड़े बड़े सामग्री, इस तरह के हथियार वाली चीजें पहनते थे, है ना, अपना कवच पहनते थे, तो वो अपने आप में किससे बना होता था? मेटल का फाइबर होता था, ताकि तलवार के धार से उन पर कोई इफेक्ट ना हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तार, पतले, लंबे, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं रुई की। रुई पर बात कर लेते हैं। तो रुई किससे प्राप्त होती है? एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, बिल्कुल रजाई, गद्दों इत्यादि में, लैंप की बत्तियां इत्यादि बनाने में। और ये जो लैंप की बत्तियां होती हैं वो तेल के अंदर रहती है और ऊपर तक रहती हैं, तो उनमें पतली पतली केशिकाएं, कैपिलरीज होती हैं, और उन कैपिलरीज के कारण क्या होता है? तेल अपने आप ऊपर आता रहता है, जलता रहता है, और बत्ती अंदर तक गर्म नहीं, जलने नहीं देती है। तो यहां पर जो प्रभाव है वो केशिकत्व का प्रभाव है, ठीक है। विकास कुमार जी, आशीर्वाद लेने से ही काम चल जाता, तो मैं कुछ ना करता, मेरी जिंदगी में आशीर्वाद लेता रहता। और मैं जो सुबह से शाम तक, मेरे को कम से कम 12 से 15 घंटे, कभी 18 घंटे मैं मेहनत कर रहा हूं, यदि मेरे को कोई आशीर्वाद दे दे और उसी से सफलता अर्जित हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। दिस इज जस्ट अ मिथ। बस ये अच्छी भावना का एक प्रकार है, आशीर्वाद देना की एक अच्छी भावना है। लेकिन यदि आपकी भावना, आपकी शिद्दत, आपकी भावना, आपकी वो भावना नहीं बोल रहा मैं, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो शिद्दत है, वो आपके साथ काम करेगी, तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे। आशीर्वाद मिला बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को है, लेकिन कर्म ही आपको उस अंतिम छोर तक पहुंचा सकते हैं। यस और नो कंफर्म कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर रुई कहां से आई? कपास के पौधे उगाए जाते हैं, काली मृदा होती है, जलवायु उष्ण होती है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो भूमि है, गुजरात की जो भूमि है, यहां पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा प्रचलित है। और उसके पीछे भी कारण क्या है कि जो दक्षिण का जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार था, वो एक समय पर, जब ये हमारे यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था, जब भारत यूरेशियन प्लेट से, मतलब जो एक्चुअल भारत और हिमालयाज जो बने, उससे पहले कहीं यहां पर क्या पाए जाते थे? वॉल्केनिक इरप्शन हुआ करता था, और उसके कारण काली मिट्टी का बहुत ज्यादा दबदबा हो गया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। दिन भर पढ़ने से नहीं, क्वालिटी कंटेंट को कवर करने से सफलता मिलेगी। दिन भर केवल पढ़ने से भी सफलता नहीं मिलेगी। You have to be selective as well while you are studying. तो ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता दीजिए जहां पर कपास की कृषि होती है। मैंने बता दिया आपको, महाराष्ट्र, और इसीलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्योंकि यहां पर ज्यादा मात्रा में काली मिट्टी है, कॉटन का उत्पादन ज्यादा होता है, तो कोई भी इंडस्ट्री लगती है उसके लिए रॉ मटेरियल आसपास ही मिल जाए, और इसीलिए अहमदाबाद में भारत की सबसे ज्यादा मिल है अहमदाबाद में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। यस और नो? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, और कपास के जो गोलक होते हैं,
देखिए मैं बहुत अच्छी बात बताता हूं, मैं हरियाणा में रहा हूं कुछ सालों के लिए, तो वहां पर मैंने इन कपास की खेती को होते हुए भी देखा है, और साथ ही साथ वो जो गोल गोल जो नींबू के समान जो माप के जो गोले होते हैं जो फूटते हैं, टूटकर बीज निकलते, तो उसमें से खिलकर क्या होता है, रुई निकलना स्टार्ट होता है, जिसे हम कॉटन बोलते हैं। और वहां पर हरियाणा में इसको टींडरा कहा जाता था, वो बीज गोलक जैसा है, राइट। चलिए, तो पूर्ण परिपक्व होने के बाद बीज टूटकर खुल जाते हैं, और कपास तंतुओं के ढके जो बिनौले, जो कपास बीज को आसानी से देखा जाता है, कपास के इन सभी बीजों को चुनकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और इस समय पर खेत में जो है ना कपास होती है, उसके रोवे पूरे खुल जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने कपास के खेत देखे कि सफेद 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 दिखने लगता है, यस और नो, है ना। तो देखिए यहां पर ये जो दिखा है, ये आपको जो डायग्राम दिखा है, बिल्कुल ऐसा ही नजारा होता है उस समय जब ये खिलने लगते हैं। फिर इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, राइट। और इनको कलेक्ट करने के बाद कपास की बॉलों में कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त करते हैं, हाथों से करना होता है। और इसके पश्चात कपास के बीजों को कतकन, है ना, कनकत, एक मिनट, मैं हिंदी का टर्म मैं भी प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा हूं, कनकतन द्वारा पृथक कर लिया जाता है, और इसे बोलते हैं कपास का ओटना। आप में से कितने लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोवर्ब सुना है? प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप में से कौन बताने वाला है मुझे? प्रोवर्ब क्या होता है? लोकोक्तियां, है ना। तो एक बहुत अच्छी लोकोक्ति है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। यह आप सभी ने सुना होगा कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने कर्म को कई बार भूल जाता है। जैसे आपका पढ़ने का काम होता है, आप यहां पर चैट में पता नहीं किस किस से बात करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप आए तो थे हरि भजन को पढ़ने, लेकिन ओटन लगे कपास, तो आपकी चीजों को ओटना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों ने सुना है? देखें आपने, मैं भी हरियाणा से हूं, ओके, मैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ वगैरह बहुत रहा हूं, और आजकल मैं माउंट आबू में हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग कहां कहां से जरूर बताइए। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इन्हें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा बोले कि क्या कपास को केवल हाथों से ही ओटा जाता है? जो ये आपको ये कॉम्ब, एक कंघे के जैसी जो संरचना है दिखाई दे रही है, क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? हिंदी वर्ड्स ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। कपास ओटना एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, कंघे, कॉम्ब, राइट, कपास का ओटना, ठीक है। तो जूट पटसन, अब आपको कपास को ओटना, ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला, ये प्रश्न पूछा हुआ यूपीएससी ने कि कपास को केवल क्या हाथों से ही ओटा जा सकता है, उसको जो इस प्रकार से कॉम्ब से उसके जो मेन जो पादप वाला भाग है, बीज वाला भाग है, उसको अलग करने के लिए हम लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। आप यूपी से हैं, अरुण जी झारखंडी हैं, प्रियंका भी महेंद्रगढ़ से हैं, ओ माय गॉड, ये सत्य थी, ये सत्य वचन है क्या? राजस्थान सीकर से हैं महेश कुमार जी, अरुण तिवारी हैं, एमपी सतना जिला बहुत ज्यादा फेमस है, सतना बहुत बढ़िया, और एमपी मोरेना तो भैया कितने लोगों ने मोरेना का नाम सुना है? मोरेना वही है जो बीहड़ है ना, चंबल के बीहड़ जिसमें डाकू रहा करते थे, यस और नो, और एक फीमेल डकैत थी फूलन देवी, राइट। तो मोरेना वही जगह। देखिए कई बार क्या होता है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से हम पूरे भारतवर्ष का, तो बीहड़ के जंगल आपने जरूर सुने होंगे, और राजस्थान का सीकर एजुकेशन हब लगातार बनता जा रहा है, यस और नो। तो चलिए कुछ सफाई अभियान कर देते हैं पहले, ताकि मैं और कुछ पढ़ा सकूं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, कपास का ओटना क्लियर हो गया होगा। अब आ रहे हैं हम लोग जूट पर, और जूट का मतलब होता है पटसन। पटसन के पादप देखे होंगे। भारत में इनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा जूट कहां उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। तो पटसन पादप, ये पॉइंट एक पूछा गया था यूपीएससी में, इस पर एक पॉइंट पूछा था, और इस प्रकार से बताता हूं एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आए थे कि पटसन पादप की पुष्पन की अवस्था में इसे काट लेते हैं। ये लाइन याद ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में पूछा गया था कि जो जूट है, जब उसकी पुष्पन की अवस्था खत्म हो जाती है,
उसके बाद उसको काटा जाता है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया था, गलत। तो आपको उसको राइट आंसर में चूज नहीं करना था, है ना। हाँ बिल्कुल, गैंग ऑफ वाशेपुर धनबाद मेरे होम टाउन है। ओके, धनबाद से हैं आप। धनबाद में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वहां पर जो ट्राइबल्स हैं और उनकी बहुत ज्यादा हालत अच्छी नहीं है ना। यूपी बरेली से हैं सोहेल सिद्दीकी, वहां से मेरी मौसी जी वही है ना। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, कितने लोगों ने सुना, ये बरेली के अंदर है IVRI, है ना। चलिए, तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पुष्पन होता है ना, जब फ्लावरिंग, एट द स्टेज ऑफ फ्लावरिंग, उस समय इन्हें कट कर लिया जाता है। ओके, कुंडा जी आप कौन से प्रतापगढ़ से हैं, राजस्थान के प्रतापगढ़ से हैं क्या, ये बताइए। फसल कटाई के पश्चात किया क्या जाता है वो पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। ये बात मैंने बताई थी, जब तक तना गल न जाए उसे पानी में ही रखते और हाथों से अलग अलग पृथक कर लिया जाता है। और लंबे लंबे सूत जो बोरे बनते हैं वो इन्हीं की मदद से, यही पटसन का पादप है याद रखना, और उन्हें पृथक कर लिया जाता है हाथों से, और फिर इनको तागे बनाकर वस्त्रों या फिर बोरे, तो बोरों का जो निर्माण होता है, हम लोग जो जितनी भी टाट जो होती है वो तो प्लास्टिक की होती है, लेकिन जो बोरे होते हैं उसमें जूट का ही प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें चीनी, गेहूं, चावल इत्यादि आते हैं। एकदम क्लियर है, ठीक है। यस सर, ओके, गुड मॉर्निंग सुमित कुमार जी। मनीषा पांडे, बिहार नहीं दिख रहा सर को। बिहार क्यों नहीं दिखाएंगे, बिहार बिल्कुल दिखेगा, है ना। मैथिली भी दिखेगा, बिहार भी दिखेगा, भागलपुर भी दिखेगा। और भागलपुर को बताइए, भागलपुर की किन दो चीजों के लिए GI टैग दिया गया। चलो आप बिहार से हो तो जल्दी से बताओ, अब दिखेगा बिहार अच्छे से, बताइए भागलपुर के किन दो चीजों को GI टैग दिया गया। तो सूतों की कताई, सूत की कताई जो है, रेशों के तागे बनने की प्रक्रिया, ये सब आपको देखो हस्त तरीके से और ठीक है चरखे से और लूम से। पहले महात्मा गांधी ने तो चरखे के दम पर ही अंग्रेजों को, है ना, एक बार मेंस में प्रश्न इसी प्रकार का प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार से चरखे की मदद से अंग्रेजों को भगाने में सहायता की भारत की। तो इस प्रकार के प्रश्न, क्या चरखे से अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन उनको किस प्रकार से एक हतोत्साहित किया गया भारत में, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही, है ना। यस और नो, है ना। चलिए, तो फिर बिहार की बात कैसे कर रहे हैं। वेटलैंड के लिए प्रसिद्ध है, वेटलैंड तो होगा ही, क्योंकि जब गंगा भागलपुर से निकलती है तो वेटलैंड तो दलदली भूमि तो हो ही गई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष के लिए लोकप्रियता प्रदान की, और उन्होंने लोगों को अपने हाथ से कते हुए जो बुने हुए वस्त्र हैं उनको पहनने और ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसी प्रकार से उन्होंने मदद की भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने की, अपने स्वयं पर निर्भर करने की। तो इस प्रकार का चरखा होता है, बहुत मेहनत लगती है। आज भी चरखा महात्मा गांधी का जो साबरमती का उनका जो साबरमती में उनका जो ऑफिस है, या यूं कह लीजिए साबरमती के अंदर उनका जो आश्रम है, आश्रम ज्यादा सही शब्द है, वहां पर ये है। तागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया एकदम आपको उसको क्या कहते हैं, देखिए, वस्त्र तागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है। दो सेट कैसे, एक सेट तो हो गया इस प्रकार का, और दूसरा सेट किस प्रकार का, इस प्रकार का, ये दो सेट हो गए। इस प्रकार के दो सेट में व्यवस्थित कर दिया जाता है, और तागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसे वीविंग कहते हैं। तो दोस्तों ये वीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वीविंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर आ रही है या नहीं, कंफर्म कीजिए। वीविंग तो कुछ पट्टियों में बुनने का यह प्रयास होता है। यस और नो, बिल्कुल एक पॉइंट सही आ गया, भागलपुर में एक्वेटिक एनिमल। दोस्तों बहुत मजा आता है यदि आप लोग भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी तो हो ही रही है, साथ ही साथ में हम कुछ एडिशनल बातें भी पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल जो एक्वेटिक एनिमल भारत सरकार ने घोषित किया, डॉल्फिन,
वो गंगा इंडस में भी है, सिंधु में भी है और चिल्का में भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिद्रा जी मुझे बोल रही हैं कि चाय पी लीजिए। बिल्कुल, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली जब मैं मसाला टी या फिर अदरक वाली चाय पीता हूं। आप में से कितने लोग अदरक, तुलसी और काली मिर्च की चाय पीते हैं, जरूर कंफर्म कीजिए। अपने आप में एक अलग तरह की ऊर्जा प्रदान करती है। सो थैंक यू फॉर ऑफरिंग मी दिस ब्यूटीफुल टी, थैंक यू सो मच। कल की 11 बजे वाली क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, वो बीच में किसी कारण से स्ट्रीम बंद हो गई थी, ठीक है। तो यूपी का प्रतापगढ़, ओके, यूपी के प्रतापगढ़ से, राजस्थान में भी तो एक प्रतापगढ़ है, इसलिए पूछ रहा था मैं, ठीक है ना, इसलिए नहीं मिल पाई आपको कल वाली क्लास बेटा, है ना। चलिए, तो 2 कागज की शीट, है ना, तो इस प्रकार से इनको बनाया जाता है। सब कुछ क्लियर हो गया होगा, देख लीजिए। जैसे हम लोग ये करते हैं कागज पर इस तरह के, आपने ना बचपन में बहुत ज्यादा खेला होगा, ये इस तरह का बनाया होगा। तो उसी प्रकार से क्या करते हैं हम, वीविंग करते हैं, है ना। इसी ढंग से 2 सेट बुनकर वस्त्रों को बुना जाता है करघों की मदद से, है ना, करघों की मदद से। बिल्कुल, अदरक की टी, मसाला टी बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक सारी बात मेनली क्लियर होगी, और कोई पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वेटर की बुनाई वगैरह ठीक है, वीविंग आपको क्लियर हो गया होगा। और वस्त्र की सामग्री के लिए देखिए, प्राचीन काल में क्या करते थे हम लोग, प्राचीन काल में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की जो त्वचा है, सूअर की जैसी त्वचा है, उससे अपने शरीर को ढकते थे ताकि ठंड से बचा सकें। या फिर पहले पतली पतली टहनियों की घास की टोकरी बनाया करते थे। बहुत सारे काम इस प्रकार से हम फाइबर तंतुओं के लिया करते थे, यस और नो, है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात और कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, जूट, पत्सन वगैरह की बात। तो पहला चैप्टर आपका लगभग यहां फिनिश हो गया, क्योंकि 6th का लेक्चर है, छोटी क्लासेस है, बच्चों पर रहम किया है हमारी एनसीईआरटीज ने, इसलिए छोटे छोटे चैप्टर है। तो वस्त्र सामग्री, एक बार सारांश देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री, वस्त्रों की विविधता होती है। वस्त्रों में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी देखी होगी, कोई सूती, कोई रेशमी, कोई ऊनी, कोई पॉलिस्टर, कोई नायलॉन का बना होता है, यस और नो। और वस्त्र तागों से बनते हैं, जिन्हें हम लोग तंतु कहते हैं। तंतु प्राकृतिक भी होते हैं और संश्लेषित भी होते हैं, सिंथेटिक। रेशम, ऊन, जूट, और साथ ही साथ में हमारा रेशम, ऊन, जूट और रुई, कॉटन, ये सभी प्राकृतिक हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर संश्लेषित तंतु हैं, ठीक है। अब बात आ रही, रुई और जूट दोनों ही पादप वाले तंतु हैं। तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है, ये पॉइंट याद रखना। तंतुओं से देखिए पतले पतले रेशे होते हैं, उनसे हम लोग जो धागे बनाते हैं, थ्रेड, उसे कताई कहते हैं, याद रखना, उसे कताई कहते हैं, कताई। और वीविंग क्या होता है, वीविंग होता है जब हम लोग 2 अलग अलग सेट में इस प्रकार से, वीविंग क्या होता है, बुनाई। वीविंग का मतलब 2 अलग अलग, ये वीविंग है। और जब पतले पतले रेशों को मिलाकर धागे बनाए जाते हैं, वो कताई है। तागों को बुनने की 2 प्रकार की होती है, जिससे वस्त्र 2 अलग अलग, ठीक है। बिल्कुल सिद्रा जी, डेली क्लास होती है यहां पर 11 बजे, मेरी तो 4-5 क्लासेस आती हैं यहां। तो जल्दी से बताइए, प्राकृतिक और संश्लेषित रेशा आप निकाल लेंगे। तो नेचुरल में आया ऊन, रुई और रेशम, ये सभी नेचुरल है। और पटसन। और संश्लेषित के उदाहरण कौन से, पॉलिएस्टर और नायलॉन। तो पहला पॉइंट सही हो गया। अनामिका दुबे, आप तो बहुत पहले से जानते हैं, मैंने कई बार बताया है, आई एम फ्रॉम माउंट आबू बेसिकली। इट इज द हाईएस्ट हिल स्टेशन, गुरु शिखर, आपको याद आ रहा होगा, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी। इस पर एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पचमढ़ी या गुरु शिखर, माउंट आबू। तो आपको गुरु शिखर बताना, वो यहीं पर है, 1722 मीटर। अरावलीज, द ओल्डेस्ट फोल्डिंग माउंटेन रेंजेस, है ना, जिनके रेलिक्स, जिनके अब अवशेष बचते जा रहे हैं, है ना। और एक समय ऐसा आएगा, ज्योग्राफी में प्रश्न आता है, वो शील्ड में तब्दील हो जाएगा। आप में से कितने लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है और एक वर्ड आता है कैनेडियन शील्ड। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अरावलीज अपनी अब चरम अवस्था में खत्म होंगी, तब इनके रेलिक्स या अवशेष बचेंगे
और ये कैनेडियन शील्ड की तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। और इसीलिए बिल्कुल दिलवारा टेम्पल पूरे वर्ल्ड फेमस मंदिर है। 8वीं शताब्दी में गुजरात के राजाओं ने, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुजरात के राजाओं ने दिलवारा टेम्पल के नक्काशीकारी, जो उसकी कार्विंग्स है, वो बहुत फेमस है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल डेली अटेंड करिए सब लोग, बिल्कुल डेली अटेंड करिए। अब देखिए इनमें से सत्य और असत्य बताना है ना। तो चलिए सत्य पर चलते हैं। तंतुओं से तागे बनते हैं, या मतलब ये कह लीजिए फाइबर से थ्रेड बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया बुनाई है, कताई तो धागे निर्माण की एक प्रक्रिया, याद रखना। अभी मैंने पढ़ाया था, देख लीजिए यहां पर अभी एक शब्द आया था कताई पर। कताई क्या बताया था? तंतुओं से तागे बनाने की प्रक्रिया कताई है, ना कि वस्त्र बनाने की। पॉइंट क्लियर? बुनाई से होते हैं वस्त्र का निर्माण। तो आपको यह बात पता चल गई है कि कताई वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, बुनाई है। तो सेकंड पॉइंट गलत हो गया। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल गलत। जूट थोड़ी होता है बाहरी, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वेरी गुड। हर्षित श्रीवास्तव ने एक और एडिशन इनपुट दिया है कि कैनेडियन शील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉरेशियन प्लेट्यू। बिल्कुल सही है, सबसे दुनिया की पुरानी शील्ड में से एक है वो। रुई के बिनौले को जो हटाने की प्रक्रिया है उससे ओटना कहते हैं। तो मैं एक बार फिर डायलॉग मार दूं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इस प्रकार की चीजें हम अपनी कई सारी केंद्र और राज्य सरकार के लिए भी कहते हैं। जिस उद्देश्य से आए थे वो नहीं किया और काम कुछ और ही करने लग रहे हैं, तो इससे बोलते थे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। चलिए, तागों की बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा बनता है, बिल्कुल सही है, वस्त्र का टुकड़ा इससे बनता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। रेशम का अपना एक कीट होता है जो शहतूत के पेड़ पर रहता है। और क्या, तो ये बिल्कुल गलत है। पॉलिएस्टर क्या एक प्राकृतिक तंतु है? बिल्कुल नहीं, ये तो संश्लेषित है। तो आपको सारे पॉइंट्स लाइन वाइज लाइन क्लियर हो रहे होंगे। आप एनसीईआरटीज की तैयारी करते हैं तो चैप्टर के बाद इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करेंगे। यस और नो? यस। पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, तो यहां पर क्या है? रुई, आप कह लीजिए रुई या फिर कॉटन और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो लाइन पूरी कर दी मैंने आपको। जानतव तंतु क्या है? रेशम, रेशम और ऊन, ये जंतु के तंतु हैं। यस और नो? रुई और जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, आप इनके आंसर दीजिए, है ना। नारियल के तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आज एक चैप्टर हम कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जो भी कैंडिडेट नए आए हैं। अभी एक चैप्टर हुआ, अभी दूसरा चैप्टर और पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, पहला देखिए यहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या है सीन पूरा। हमने डायरेक्टली हम लोग सीधे तीसरे चैप्टर पे क्यों आए, जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता देता हूं। तीसरे चैप्टर पे इसलिए आ गए, डायरेक्टली हमने कवर भी कर लिया, क्योंकि पहले और दूसरे चैप्टर को तो मैंने इतना डिटेल्ड में 6-8 लेक्चर में कवर किया है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस वहां देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण, और इसमें भी बताऊंगा कैसे कैसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मान लीजिए वस्तुओं का समूह बनाना, ये बहुत कॉमन सा चैप्टर है, इस पे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देख लीजिए, एक ही लेक्चर में हम ये मानेंगे कि हमने 5 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे चलते हैं। इन सबको बंद करके हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग पढ़ने वाले बिल्कुल पदार्थ का पृथक्करण हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले इन सबको डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो अब 5वें चैप्टर पे आ गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों को मिश्रित या पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं।
जैसे चाय बनाते समय हम लोग पत्तियों को चालनित्र से, छलनी से अलग करते हैं। दूध से दही का मंथन, मंथन तो बहुत अच्छा वर्ड है ना। हर्षित श्रीवास्तव जी, 6th से लेके 10th की जैसे ही एनसीईआरटीज हो जाएंगी उसके बाद में वी विल स्टडी अबाउट 11th एंड 12th की स्टडी। ठीक है, 11th और 12th की भी क्लासेस को हम लोग कवर करेंगे। कोई बात नहीं, आप 5.5 मिनट पीछे हैं लेकिन आप सही जा रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत सही कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए, तो छलनी से हम लोग छानते हैं पत्ती को, उसको अलग करना है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है ताकि उनकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है, उनके हिसाब से उनको सेपरेट कर दिया जाए। रेशे से बीज को पृथक किया जाता है, जैसे हमने हाल ही में देखा था कपास को ओटना, और वो कंघे की कॉम्ब की मदद से, और आजकल मशीनों में भी हो रहा है, एकदम क्लियर है, मशीनों से भी कपास को ओटा जा रहा है। तो पृथक करने के लिए हम लोग, देखिए बोल भी दिया कपास को ओटन। कदाचित आपने नमकीन दलिया और पोहा भी खाया होगा, इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक हम निकाल लेते हैं, तो ये हम मैन्युअली कर देते हैं। तो इस प्रकार से पृथक्करण पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आते हैं। तो दूध का मथना, जल्दी से मुझे एक बात बता दीजिए कि जो दही से मक्खन और अलग अलग प्रकार की चीजें निकाली जाती हैं और छाछ बनाया जाता है, बटर मिल्क, तो वो अभिकेंद्रीय बल होता है या फिर अपकेंद्रीय बल होता है? जल्दी से बता दीजिए। सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स में मदद करता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल में से कौन सा होता है हमारे दूध, है ना, दही को मथने पर जो हम लोग मक्खन निकालते हैं? जल्दी बताइए। चलिए आगे चलते हैं, साथ में क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो पृथक्करण, हम लोग चावलों में से पत्थर को निकालते हैं, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, चाय की पत्ती को पृथक करते हैं। ठीक है, तो ये पृथक्करण है। ठोस अवयव को हम लोग चावलों में से फेंक देते हैं, मक्खन में से जो अशुद्धियां हैं, बटर मिल्क वगैरह, वो हम लोग किसी और कामों के लिए। तो इस प्रकार से कुछ हानिकारक अवयवों को भी निकाल सकते हैं या फिर अनुपयोगी अवयवों को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है, वाई वी रिमूव दिस? और दो अलग अलग प्रकार की भिन्न वस्तुएं, उनको अलग करने में मदद करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अपकेंद्री बल है, बिल्कुल सही है। अनामिका का आंसर सही है, दीपा का आंसर सही है, अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय नहीं, क्योंकि जब ये दूध या दही इस प्रकार से गोल गोल घूमता है तो बाहर बाहर वाले पार्ट को क्या कर लिया जाता है, अलग सेपरेट कर लिया जाता है। वेरी गुड, अभिकेंद्रीय बल आप लोगों को याद रखना है। अभिकेंद्रीय इसमें नहीं याद रखना, अपकेंद्रीय। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेरी गुड। तो सबसे पहला पृथक्करण की जो मेथड है, तकनीक है, वो है हमारा हस्तचयन। तो सबसे बेसिक चीज क्या है, हाथों से हम लोग मिट्टी के कण, भूसे इत्यादि को पृथक करते हैं। कई बार हम सूप या, है ना, छलनी का प्रयोग करते हैं सेपरेट करने के लिए, यस और नो, है ना, जिससे क्या हो जाता है, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं, भूसे हैं इत्यादि को निकाला जा सके। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है थ्रेशिंग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो गए हैं। थ्रेशिंग अपने खेत और खलियानों में गेहूं और चावल की सूखी डंटियों और गट्ठर जो होते हैं उन्हें अलग करता है, क्योंकि गेहूं का भार वीट का भार ज्यादा होता है, उसके जो डंठल हैं उनका भार बहुत हल्का होता है, और जैसे ही हम लोग उन्हें धूप में सुखाते हैं और प्रत्येक डंडी के अन्य कण चिपक जाते हैं, है ना, और खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर चिपके हुए जो अन्य कणों की संख्या है, उनकी कल्पना कीजिए कितनी होगी। तो इनको हम लोग थ्रेशिंग की मदद से पृथक करते हैं। देखिए यहां पर थ्रेशिंग कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ये एक सूप लिया है इन्होंने, और हवा जिस दिशा में चलती है, देख लीजिए, ये एग्जांपल सबसे बढ़िया है। देखिए यहां से जो हवा चल रही है, थोड़ा ऊंचाई पर खड़े होते हैं ताकि ये पृथक हो जाए। आजकल थ्रेशिंग वाली डेडिकेटेड मशीन्स आ गई, और वो थ्रेशिंग की मशीन में क्या होता है कि अपने आप उनके लिए सब डिवीजन का पार्ट होता है, हवा तेजी से चलती है,
हैवी वाला पार्ट नीचे गिरता है, तो हम उसमें टेक्नोलॉजी भी लगा सकते हैं कि किसको पृथक कर रहे हैं, गेहूं का भार कितना है उसके हिसाब से ही हवा की दर हो, ताकि क्या हो जाए, बिल्कुल सही अनुपात में हो सके। एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से थ्रेशिंग के कार्य बैलों की सहायता से भी किए जाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, इनको है ना हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, अन्य कण अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, तो उनको तोड़ना संभव नहीं है, तो डंडियों से पृथक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो थ्रेशिंग मशीन होती हैं वो अनावश्यक चीजों के, ठीक है, फैन लगाकर भी करते हैं, सही है ना, गांव में आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो थ्रेशिंग आपने मेनली आपने थ्रेशिंग समझ गए, थ्रेशिंग क्या होता है। अब बात करते हैं किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की जो विधि है, तो यहां पर थ्रेशिंग में बैलों की सहायता से अत्यधिक मात्रा में अन्य कणों की डंडियों को पृथक कर लिया जाता है, और आजकल थ्रेशिंग मशीन में आ गई, तो पीछे पीछे वाले जो डंडियां हैं उससे करते हैं। अब जब भी हम लोग हवा का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं निष्पावन विधि। निष्पावन में पवनों और वायु के झोंकों के द्वारा, थ्रेशिंग में हम लोग डंठल का हाथ से इस प्रकार मसल के प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मसल के या उसके पीछे वाले पार्ट को हटाकर करते हैं। निष्पावन में हवा के झोंकों की मदद से, राइट, किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे और भारी अन्न कण को अलग अलग करने में करता है। तो पहला पॉइंट हो गया निष्पावन, पहला पॉइंट हो गया थ्रेशिंग, राइट, थ्रेशिंग, सॉरी माफी चाहता हूं, अब लीजिए थ्रेशिंग, और सेकंड पॉइंट है निष्पावन, पवन की तुलना की सहायता से। तीसरा पॉइंट है चालन। चालन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर चालन का मतलब चालन चलनी से है। आटा, आपने देखा होगा आटा मोटा होता है, उसको हम लोगों को छानकर अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं चलनी का प्रयोग करके। तो अशुद्धियां तो ऊपर रह जाती हैं और इंपॉर्टेंट पार्ट नीचे आ जाता है। तो मैदा इत्यादि को छानने के लिए हम लोग ज्यादा पतले, है ना, चलनी का प्रयोग करते हैं मैदा को छानने के लिए। लेकिन यदि वहीं पर बात करें छानना हो दलिया, तो उसके लिए मोटे वाले छलनी का प्रयोग करेंगे, है ना। तो वो डिपेंड करता है छलनी के छिद्रों से बाहर निकलकर, और जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में रह जाती हैं, तो बड़ी अशुद्धियों और छोटी अशुद्धियों को अलग करने में यह मदद करता है। निष्पावन हल्के और भारी कण को अलग करने में मदद करता है। तो आटे में की मिल में गेहूं को पीसने से पहले सबसे पहले पत्थर और भूसी को अशुद्धियों में से हटाया जाता है ना। साधारणतया गेहूं की बोरी को एक तिरछी छलनी में, एक ऐसी तिरछी छलनी में डालकर, और फिर पहले थ्रेशिंग भी की जाती है और फिर निष्पावन। थ्रेशिंग का मतलब छोटे छोटे कंकड़ डंठल वगैरह को अलग करना, निष्पावन का मतलब हवा से अलग करना। बिल्कुल सरसों के लिए भी, जो सरसों के छोटे छोटे जो बीज होते हैं उसके लिए भी हम लोग थ्रेशिंग करवाते हैं। सरसों के बीजों के लिए तो जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको डेडिकेटेड एक मशीन को बुलवाकर फिर थ्रेशिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि ये सब तो मैंने देखा हुआ भी, है ना। चलिए बैलों की सहायता से इस प्रकार प्रयोग लिया जाता है कि बैलों की ताकत का प्रयोग करके, है ना, बैलों की ताकत का प्रयोग करके, मतलब इस प्रकार की मशीन हो जो बैल की काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग करके, और वो उसको छलनी से छानने में या फिर, है ना, अलग पृथक करने में मदद करेगी। तो चालन में हम लोग जब भी कभी जाते हैं, जब भी हम लोग चालन में, तो यहां पर देखिए आपने कई बार मजदूरों को देखा होगा, वो मोटा कण और पतले कण को अलग अलग करता है, तो वो चलनी, चालन कहलाता है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ये तीन पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवसादन, है ना, डिस्पोजिशन जो होता है, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बात कर लेते हैं, राइट। तो देखिए कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा जब पृथक करना संभव न हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चावल, दाल में धूल और मिट्टी जैसे हल्के कणों, तो वो कभी कभार यहां पर शुद्ध नहीं हो पाते, सफाई नहीं हो पाती,
अशुद्धियां उनमें रह जाती हैं। और पकाने से पहले चावल और दाल को जल में इसलिए क्या करा जाता है, धोया जाता है। आपने देखा होगा, आपने अपने पेरेंट्स को, मदर को, सिस्टर्स को देखा होगा कि गेहूं और चावल और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दालें, इनको हम लोग एक बार पानी में से 2-3 बार निथार कर निकालते हैं, ताकि क्या हो जाए, जो मिट्टी के छोटे छोटे कण उनमें लगे हुए हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सके। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो वो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीपेटल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल। राइट। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उसमें जो अशुद्धि है, जैसे मिट्टी, धूल इत्यादि निकल जाएगी, और जो जल होता है वो थोड़ा मटमैले रंग का हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, मटमैले रंग का हो जाता है। ठीक है। तो बर्तन की तलों में कौन डूबेगा, ये बताइए। बर्तन की तल में जो है वो भारी वाला अवयव रहेगा, तो चावल होगी या धूल, तो चूंकि धूल हल्की है तो पानी में ऊपर ऊपर आती है, तो हम लोग चावल को नीचे रखें। तो ये सारी चीजें कॉमनली आपने देखी होगी, है ना। तो इस प्रकार से जो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली पर बैठ जाने का प्रक्रम कहलाता है अवसादन। अवसादन मिश्रण में क्या होता है, जल को बिना हिलाए मिट्टी सहित ऊपर वाले भाग को निकाल दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, अवसादन क्या है, अवसादन, अवसादन में अवसादन कर लिया जाता है, भारी वाली चीज नीचे बैठ गई। निस्तारण का मतलब ऊपर ऊपर वाले जो मटमेले पानी को बाहर निकाल लिया, वो निस्तारण है। ठीक है, ये शब्द आपके बिल्कुल राइस डूबेगा, है ना। तो अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन और निस्तारण की मदद से पृथक किया जा सकता है आसानी से। और इस प्रकार से, जैसे कई बार आपने दो द्रवों के मिश्रण को भी पृथक करने के उपयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि तेल ऊपर रहेगा, जल नीचे रहेगा, दोनों अलग अलग हैं। तो हम लोग उन परतों में, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की परतों में इनको बांटा जा सकता है। राइट। तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चाय की सारी पत्ती छन्नी में रह जाती है, जब हम लोग छानते हैं तो वो निस्यंदन, फिल्टरिंग है। तो आपको ये 3 पॉइंट एकदम क्लियर हो गए होंगे। हर्षित श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि मुझे गुनगुने पानी पीने की आवश्यकता है। जरूर मैं पीता हूं, आज ही बोल देता हूं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर सो मच केयरिंग। बिल्कुल, थोड़ा सा गले में दिक्कत आ रही है तो मैं उसको सही करता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। निस्यंदन का मतलब फिल्टरिंग, है ना। अवसादन का मतलब डिपोजिट हो जाएगा नीचे, और निस्तारण का मतलब हम लोग ऊपर ऊपर वाले पानी को। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, है ना। शालू जी एक बार, है ना, ये तो फिल्टरिंग हो गया, ये डिपोजिशन होता है, ये, है ना। और निस्तारण एक बार मुझे देखना पड़ेगा, वैसे इंग्लिश में पता नहीं क्यों वर्ड नहीं दे रखे, है ना। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं आपके लिए सारे इंग्लिश वर्ड लाऊंगा, यदि आज फिर भी, है ना। कोगुलेशन तो किसी चीज का इकट्ठा होना होता है, कोगुलेट हो जाना, कोगुलेशन। जैसे रक्त का थक्का जमना, वो भी है ना, कोगुलेशन होता है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप ऑफिसर बिटिया, कोगुलेशन, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, तो निस्यंदन आपको क्लियर हो गया होगा। फिल्टर की जब बात कर रहे हैं तो निस्यंदन, फिल्टर पत्र होते हैं अलग अलग, कई बार अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और जितने सूक्ष्म होते हैं, जितने सूक्ष्म लेवल की अशुद्धि है, पंकिल, एक बात याद रखना, पंकिल जो जल होता है ना, वो होता है जो दूषित पानी है, पंकिल, है ना। तो उसे हम लोग अलग अलग प्रकार की छन्नी से साफ करके फिल्टर कर सकते हैं। यहां तक कि वो जो नींबू के रस में नींबू के बीज को निकालना, या पनीर के ठोस के कणों को अलग करना, द्रव को अलग करना। तो दूध जब फट जाता है तब हम लोग जो पनीर बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। अगली बार से सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी मिलेंगी। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन, है ना, प्रेसिपिटेशन, वाष्पन। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, यहां पर ये लोग देते हैं नहीं देते, लेकिन दो शब्दों को आपको जरूर याद रखना है। इंग्लिश में भी बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा। एक विधि होती है दोस्तों आसवन, आसवन, आसवन को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्टिलेशन। अब इंग्लिश बता देता हूं, डिस्टिलेशन।
आसवन का मतलब होता है डिस्टिलेशन, और एक होता है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, और इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन को क्या बोलते हैं, लिख देता हूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये वही विधियां हैं जिनमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें दो अलग अलग अवयव हैं, एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो जब हम लोग उसे गर्म करना शुरू करते हैं तो 50 डिग्री वाला पहले ऑब्वियसली उबलना शुरू हो जाएगा, भाप बनना शुरू हो जाएगा, और फाइनली उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो ये जो विधि है ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि वही पार्ट आएगा जो 50 डिग्री पर उबल रहा है, और बाद में बचा हुआ पार्ट या फिर और 100 तक करेंगे तो उससे दूसरा पार्ट। तो यह जो प्रक्रिया है वह कहलाती है आसवन या डिस्टिलेशन। तो आपको डिस्टिलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। गेहूं को भूसे से अलग करना आसवन का उदाहरण है? बिल्कुल नहीं बेटा, गेहूं को भूसे से अलग करना आसवन का उदाहरण नहीं है, वो हम लोग थ्रेशिंग में करते हैं। ऑफिसर बिटिया, आप बहुत बड़ी ऑफिसर बिटिया हो गई है बेटा, क्या कर रहे हो आप? यहां पर कौन सा क्या यूज करेंगे हम लोग? वी विल यूज थ्रेशिंग हेयर, है ना, जो आप बोल रहे हैं उसमें। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी जो आसवन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग हम लोग क्रूड ऑयल के संशोधन में, क्रूड ऑयल क्या है? जो प्राकृतिक तेल है, राइट, जो अरेबिक गल्फ कंट्रीज से निकल रहा है, भारत में बॉम्बे हाई से निकल रहा है, उनमें पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, कैरोसिन, राइट, एयर टर्बाइन फ्यूल, ये जो अलग अलग उनमें से निकाले जाते हैं अवयव, एक्चुअल में इन सभी में लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ही अंतर है इनके बॉइलिंग पॉइंट में, इनके उबलन बिंदु में। तो इसलिए हम लोग वहां प्रयोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो ध्यान से एक पॉइंट नोट कर लीजिए, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग तब किया जाता है, वाष्पित प्रक्रिया है ये भी, जिसमें जो प्राप्त होने वाले अवयव हैं उनमें टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, तब हम लोग प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। क्रूड ऑयल की मदद से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, कैरोसिन इत्यादि को बनाना इसी प्रकार से संभव है। एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल में इसी का प्रयोग करते हैं, वही मैं बोल रहा हूं, है ना, कच्चे तेल में इसी का प्रयोग करते हैं, क्रूड ऑयल में इसी को मैं बोल रहा हूं, है ना। चलिए, तो अब वाष्पन विधि पर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, वाष्पन पर आ जाएं तो जल की वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन है, और इससे क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में, जैसे आपने नमक को अलग होते हुए देखा होगा, धूप की रोशनी में पानी अलग वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक हमें प्राप्त हो जाता है। यस और नो? एकदम क्लियर, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको। बिल्कुल 2, 3, 5 अलग अलग प्रकार के मिश्रण हो तब कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और ठोस या लवण नीचे बच जाता है, और इस प्रकार से नमक के शोधन की प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा भारत का 10% जो नमक उत्पादन है वो किया जाता है सांभर झील में। यस और नो? ठीक है, बिल्कुल थ्रेशर बोलते हैं, समझ में आ गया? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, समुद्र के जल से नमक को प्राप्त किया जा रहा है, इस प्रकार के अलग अलग चैम्बर्स बना दिए जाते हैं, कुछ समय बाद केवल और केवल नमक बच जाता है ना, एकदम क्लियर। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का, कई बार क्या होता है 2 विधियों का प्रयोग भी करना पड़ सकता है। जैसे चावल को पहले थ्रेशिंग किया होगा और कुछ हल्की चीजों को अलग करने के लिए निष्पावन भी किया होगा, और उसके बाद में उन्होंने किसका प्रयोग, अवसादन और निस्यंदन, यस और नो, अवसादन और, है ना, अवसादन का भी प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ में देखिए अवसादन का प्रयोग करके चावल को फिर निस्तारण। तो कई बार ऐसी चीजें होती है कि ऊपर वाले पानी को निकाल देंगे, तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीजों का प्रयोग भी हमको करना
पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत, जल के निस्तारण, निस्तारण का मतलब हो गया जो नीचे बैठ गया है वो, है ना, निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब क्या हो गया, है ना, और निस्तापन, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। निस्तारण का मतलब है कि यदि ये पानी है, ये चीजें गेहूं चावल नीचे रह गया, पानी, ये गंदा पानी जो ऊपर वाला है उसको निकाल देना, वो निस्तारण। अवसादन जो नीचे बना वो, और निस्यंदन फिल्टरिंग है। तो निस्तारण भी क्लियर हो गया है आपको, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको दो टेक्निकल टर्म्स और बता दी हैं, दैट इज व्हाट, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आसवन और प्रभाजी आसवन, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इसमें पीपीटीज की आवश्यकता भी नहीं आएगी। तो वाष्पन और संघनन विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आपको यह भी कंफर्म हो जाएगा ना कि मैंने एक भी पॉइंट आपका एग्जाम से रिलेटेड नहीं छोड़ा, है ना। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन है वो गुजरात राज्य सबसे ज्यादा करता है। एक कारण भी है, गुजरात की जो तटवर्ती सीमा है वो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की ही है। यस और नो? तो जल्दी से मुझे भारत की 3 सबसे लंबी तटवर्ती सीमा रखने वाले राज्यों के नाम बता दीजिए। पहला मैंने बता दिया आपको, गुजरात, ठीक है। अच्छा, वाष्पन का प्रयोग तो करते ही हैं, संघनन, कंडेंसेशन का भी प्रयोग करते हैं। संघनन का मतलब क्या है, उन्हें ठंडा किया जा सके, है ना, केटली की टोटी में, तो ठंडा करके भी उन्हें, है ना, बूंद बूंद पे, तो कुल मिला के ये सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जल में यदि आप नमक और शक्कर घोल रहे हैं, तो मैं बोलूं कि नमक जो है उसमें 50 ग्राम ही घुल सकता है, 200 ml जल में 50 ग्राम ही नमक घुल सकता है। तो क्या आप 51 ग्राम मतलब 1 ग्राम और नमक उसमें घोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है, घुलन क्षमता। उसके बाद जो 1 ग्राम नमक है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में रहेगा। 1 लीटर पानी में यदि 100 ग्राम चीनी घुलती है और आपको बोल दिया जाए 150 ग्राम घुला दीजिए, तो 50 ग्राम कभी नहीं घुलेगी, आप चाहे कितना प्रयास कर लें। एकदम क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे उत्तर प्रदेश कहां से आ गया यार, उत्तर प्रदेश में तो तटवर्ती सीमा ही नहीं है। पहले नंबर पे गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। कैसे कैसे आंसर दे रहे हो यार, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। ज्योग्राफी बहुत कमजोर है आपकी, तो ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करनी पड़ेगी क्या आप लोगों की, बेसिक, इस प्रकार के बेसिक क्लासेस। बिल्कुल, अब ठीक आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, कंफर्म कीजिए। महाराष्ट्र आएगा या तमिलनाडु आएगा, बताइए। तीसरे नंबर पर प्रश्न ये है, महाराष्ट्र आएगा या तमिलनाडु। ये बेसिक प्रश्न आने चाहिए थे आपको। तो जहां पर उस विलयन में एक अवयव मिलना बंद हो जाता है, नमक नहीं घुल सकता, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, है ना, एक लिमिट के बाद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और ऑफिसर बिटिया ने बताया है कि सबसे पहले, अरे सीक्वेंस में लिखो। परी सिंह जी, आपने तो सारे राज्यों के ही नाम लिख दिए बेटा। मैं पूछ रहा हूं 3 सबसे ज्यादा लंबी तटवर्ती सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। और यदि यहां पर बीच में अंडमान निकोबार डाल दिया जाए तब क्या होगा, सारे प्रश्न डालने हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इतने सारे द्वीप हैं कि उसकी कोस्टल लाइन तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो जल्दी से बताइए, फिर इसको इंक्लूड कर दिया तो, है ना। अभी क्लियर हो रही है बात आपको। ये प्रश्न आपको खोजना है, क्या ज्योग्राफी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी क्या आपकी डेडिकेटेड इस प्रकार की, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी, बताओ, ठीक है। तो यहां पर आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। संतृप्त विलयन क्या होता है, उसके बाद में हम घोल नहीं सकते, ठीक है। अधिक मात्रा मिलाने पर नमक पुनः प्राप्ति का प्रयास करेगा और कदाचित नमक की मात्रा संतप्त विलयन बनने के बाद में, है ना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। तो अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं और उसके बाद कल इसी के आगे चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। तो आपको आज क्या क्या क्लियर हो गया, मंथन शब्द क्लियर हो गया होगा आपको। यदि ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आपको भी मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन का समय है। इट इज अ क्वेश्चन फॉर मूड कि क्या आप आर यू रेडी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, मंथन का समय है आपके लिए।
संघनन, मंथन का मतलब जो हम लोग अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल है उसकी बात कर रहा हूं, और मंथन दिमाग के मंथन की भी बात कर रहा हूं। दुनिया में सबसे बड़ी तटवर्ती रेखा कनाडा की है और उसके बाद रशिया आता है। दुनिया में सबसे लंबी तटवर्ती रेखा कनाडा की है, लगता है रशिया होगा, लेकिन कनाडा में इतने सारे द्वीप हैं ऊपर और इसीलिए सबसे बड़ी तटवर्ती रेखा कनाडा की है। अभी मुझे आप पहले भारत का दीजिए। ऑफिसर बिटिया क्रमानुसार बता दी हैं, बताइए। ऑफिसर बिटिया, ऑफिसर बिटिया कहां है? गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बिल्कुल ये 3 सही है। निस्तारण, निस्तारण का मतलब आपको समझ में आ ही गया है, ऊपर ऊपर के पानी को अलग कर लेना। वाष्पन आपको क्लियर हो गया। निस्यंदन जो फिल्ट्रेशन करते हैं, हस्तचयन प्रक्रिया हमने आज देखी। संतृप्त विलयन क्या होता है? जिसके बाद फर्दर और ज्यादा मटेरियल को घोला न जा सके, ठीक है ना? वेरी गुड। अब आंसर आया है हर्षित जी का, देखिए, है ना? दूध, दही से घी को निकालना, दही से मक्खन को निकालना, कनाडा के बाद रशिया। वेरी गुड, आज तो आप बहुत सारी चीजें सीख गए, बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है बिल्कुल। बताइए ज्योग्राफी की क्लास का टाइम क्या रखें फिर, बताओ, है ना? करनी पड़ेगी भैया, आपका बहुत कमजोर है ज्योग्राफी, तो ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है। इवन एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट्स तक को ये बात पता होती है। तो अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेशिंग और निष्पावन। थ्रेशिंग क्लियर हो गया है, विलयन पता ही है, चालन पता ही है, छलनी से छानना, ठीक है। उसके बाद में बात आ रही है चालन, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लें, कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं ताकि सार को, जिस्ट को, सार गर्भित बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जैसे हमारे शक्तिमान कहा करते थे, है ना? हस्तचलन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, मिश्रणों से उनके अवयवों को पृथक करने की विधियां हैं। तो इनमें आपको एक एक शब्द आपके अंतःकरण में उतर गए होंगे, शायद आपने इन सभी को आत्मसातित कर लिया होगा। सिद्रा जी बोल रही हैं किसी भी टाइम पर, बिल्कुल। मैं आपको पूरा का पूरा को मैप की मदद से समझाऊंगा, पूरा मैप लेंगे और मैप के ऊपर पूरी पूरी बातें पढ़ते जाएंगे, क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। शालू सोनी को हमेशा बहुत अच्छी लगती है क्लास, आप में से कितने लोगों को बहुत अच्छी लगती है कंफर्म कीजिए। तो अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्त से चयन करके जो पृथक किया जाता है वो तो सीधी सी बात है, हस्त चयन हो गया, यस और नो। भूसा अनाज के भारी बीजों से को निष्पावन विधि, निष्पावन का मतलब पवन एक हवा से, है ना? जो पवन के झोंके हैं वो जो आते हैं उसकी दिशा के अपोजिट वाले में खड़े होके हम लोग क्या करते हैं, वैसे हम लोग पृथक कर सकते हैं हल्के कण को, ठीक है। चलिए, किसी मिश्रण के कणों को अमाप के अंतर का उपयोग चालन और निस्यंदन प्रक्रिया से पृथक्करण, बिल्कुल ठीक है। किसी भी मिश्रण के कणों के अमाप में जो अंतर है, उनके आकार में जो अंतर है, उसका उपयोग करके चालन, छलनी या निस्यंदन, फिल्ट्रेशन, पतली पतली छलनियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यू ईयर सर, न्यू ईयर और न्यू ईयर 1 महीने बाद है भैया। बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं आज तो, पीछे से पता नहीं क्या हो गया है। चलिए, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण जो तल के नीचे बैठ जाते हैं, निस्तारण, और उनको जो पृथक कर लेते हैं वो निस्तापन। ये सब बात क्लियर होगी। सुपर क्लास है, थैंक यू, मेरे को भी एकदम मस्त क्लास होती है, थैंक यू सो मच। तो रेगुलर देखा करो डेली। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको, 2:30 पर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि भारत को करप्शन इंडेक्स में एशिया के सबसे नीचे फेंक दिया गया है, मतलब भारत सबसे करप्ट बताया है, तो उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन का प्रयोग करके, और निस्यंदन का मतलब फिल्टरिंग का प्रयोग करके हम लोग वाष्प में अपरिवर्तित करने के, है ना, परिवर्तित करके वाष्प के मदद से जो पहले वाष्पित हो जाए कम टेम्परेचर पर, उसको अलग करके हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 पदार्थों को पृथक कर लेते हैं, ठीक है। यह बात हमने पढ़ी थी। प्रभाजी आसवन और आसवन विधि भी कहते हैं इन्हें। विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके तो वो संतृप्त विलयन है, उससे ज्यादा वो घुल नहीं सकता। ठीक है, चलिए, बिल्कुल नहीं भागता आपकी क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। चलो,
थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो पदार्थ की विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है क्या? गर्म करने पर बिल्कुल घोला जा सकता है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विलयन संतृप्त अवस्था में आ गया, यदि उसे गर्म कर दिया तो उसमें कुछ मात्रा में और भी घोला जा सकता है। मान लीजिए 1 लीटर कोई भी जल है, उसमें 100 ग्राम ही नमक घुल सकता है, 1 लीटर में 100 ग्राम। यदि उसी विलयन को गर्म कर दिया जाएगा तो हो सकता है 20 ग्राम और भी ज्यादा घुल जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी, है ना। धान से दाने या डंडियों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? थ्रेशिंग कहलाती है। यस और नो? एकदम क्लियर, थ्रेशिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। निस्यंदन कहा जाता है। ठीक है, निस्यंदन क्लियर हो गया, थ्रेशिंग क्लियर हो गया। समुद्र के जल से नमक को निकालने की जो प्रक्रिया है वो है वाष्पन। यस और नो? वाष्पन। जब पंकित जल पूरी बाल्टी में रखा जाता है, अशुद्धि नीचे तली पर बैठ जाती है, तो जो तली पर नीचे बैठी हुई है उसको क्या बोलते हैं? अवसादित हो गई है वो। पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लिया जाता है। तो जो ऊपर वाला पानी, जब हम लोग फिटकरी को भी यदि पानी में डालते हैं तो जल्दी से बताइए, हिंदी में आस्वन विधि। यस, बिल्कुल सही है, वाष्पन विधि आस्वन विधि कहलाती है। वेरी गुड बेटा। पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब जल को ऊपर वाले भाग को हम अलग करते हैं वो निस्तापन है। क्या है? निस्तापन। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं। ठीक है, बस शब्दों का ही माया जाल है यहां। वाष्पन, यस, वाष्पन विधि। तो यहां पर आपके लिए प्रश्न आ रहा है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है ना। तो चलिए, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है क्या? फिल्टर के द्वारा? बिल्कुल नहीं। एक मिथ भी है कि जो हंस है वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, दोनों मिक्स हो गए हैं, वो तो कहने की बात है। हां, हंस कुछ है ना मोती और पत्थरों को तो अलग करने की क्षमता रखता है। तो दूध और जल को अलग फिल्ट्रेशन की मदद से बिल्कुल नहीं किया जा सकता, याद रखना। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है क्या? नमक और चीनी के मिश्रण को बिल्कुल भी नहीं। हवा के द्वारा कैसे? लेकिन हां, मिश्रण है उसको किया जा सकता है, क्योंकि चीनी भारी होती है, नमक अलग का होता है, तो हवा जब देंगे तो नमक अलग हो सकता है, लेकिन इतना परफेक्टली नहीं हो पाएगा। किया जरूर जा सकता है। चाय की पत्ती को चाय से पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। बिल्कुल, फिल्टरिंग प्रोसेस निस्यंदन कहलाता है। अनाज और भूसे को पृथक करना, अनाज में से भूसे को पृथक करना निस्तारण नहीं है, निष्पावन है या फिर थ्रेशिंग है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मंथन को तो किसमें प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, मंथन का प्रयोग कहां है बेटा? दूध और जल को मंथन का प्रयोग नहीं करते हैं। मंथन का प्रयोग तो दही में से मक्खन को निकालने में किया जाता है। एकदम क्लियर। तो देखिए, इस प्रकार से आपने हवा में से ये सब करते हुए देखा होगा। बहुत अच्छी पेंटिंग्स दिखाई दे रही है आपको। तो आज की ये सारी क्लासेस आपको कैसी लगी? 2 लेक्चर खत्म कर दिए, एनसीईआरटी के 5 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। शुरुआत से लेक्चर देखिए जो लेट जुड़े हैं, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। यस और नो कंफर्म कीजिए। तो दोस्तों, मेरा ये रेफरल कोड आपको सबसे ज्यादा मदद कर सकता है इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, और वाकई में आप चाहते हैं कि आप बन जाए गुमराह होके 10 जगह घूमते फिरते अपना समय खराब करें। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं आपकी हमेशा मदद करता रहूंगा जब भी आप जो है इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे, कि भाई कौन से फैकल्टी से कितना 2B पॉइंट पढ़िए, ताकि आप प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता बहुत बढ़े। दोस्तों, मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वहां पर आप मुझसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। 8 PM की एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस वाली क्लास चल रही है, वो ले सकते हैं। प्लस स्पेशल क्लासेस में मैं फ्री क्लासेस लाने वाला हूं। इन सभी को यदि देखना है तो यू मस्ट फॉलो मी ऑन रुद्र गौतम। और द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप बार बार फैकल्टीज को पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है।
तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें, भारतवर्ष के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। ऑल सेशंस एंड रेगुलरली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, एनी टाइम एनीवेयर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड सेक्शन भी देख सकते हैं। एक बार पेमेंट करने पर आप जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी चैनल के माध्यम से मेरे कोड को लेंगे आप, तो डेफिनेटली आप सभी कोर्सेज को, जितने भी कोर्सेज हैं सभी को एक्सेस कर सकते हैं। सो जस्ट इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए और वहां पर पेमेंट की बहुत ही सिंपल फीचर है। आप आसानी से 12 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई पर इंटरेस्ट की, बिना इंटरेस्ट दिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आरपी सर 10 इज माई रेफरल कोड। जीएस के कोर्सेज लें तो आप जब भी आपको इस प्रकार का कोई डिस्कशन करना है, पर्सनली एक बार मेरी प्रोफाइल पर विजिट कीजिए। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, राइट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी जरूर मदद करूंगा हर संभव। तो ऑप्शनल जो है, डेडिकेटेड ऑप्शनल के फैकल्टीज भी अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हैं, जो भारतवर्ष के सबसे टॉप नॉस्ट फैकल्टीज हैं। साथ ही साथ आरपी सर 10 कोड की मदद से यू कैन गेट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है। वह कोच आपको आंसर राइटिंग के लिए मोटिवेट करता है, इवेल्युएट करता है, आपकी कॉपी चेक करता है। तो आइकॉनिक के अंदर में प्लस के तो सारे फीचर्स हैं ही हैं, सभी कोर्सेज को एक्सेस तो कर ही सकते हो। पर्सनली आप एक मेंटर की गाइडेंस में रहेंगे, तो आपको जितने भी मेरे कोर्सेज देखने हैं, राइट, और जितने भी क्लासेस देखनी है वो आप देख सकते हैं। 5 दिसंबर से मेरा एक नया कोर्स अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर स्टार्ट होने वाला है, जहां पर मैं साइंस एंड टेक को आपको इन डेप्थ करवाने वाला हूं। और आपको स्पेशल वीडियोस देखने हैं, यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, 200 प्लस वीडियोस आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएंगे। सो तहे दिल से आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं मैं, धन्यवाद बहुत ज्यादा। और जल्द से जल्द आप क्या करिए, यदि आप सीरियस एस्पायरेंट, इफ यू रियली वांट टू टेक द जेन्युइन अटेम्प्ट, यदि आप वाकई में एक जेन्युइन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपको जरूर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं दोस्तों। सो वी विल मीट एट 2:30 PM और रेगुलरली मुझे आप फॉलो करते रहिए इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच।